जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है या रिटायर हो जाता है या फर्म का साथ छोड़ के चला जाता है, उसके बाद भी कुछ लाभ या हानियां जिसका हिस्सा उसको मिलता है। वेलकम टू फीके एजुकेशन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपने जो चैप्टर रिटायरमेंट जो था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम जो लाभ या हानि जो होते हैं उनका समायोजन कैसे करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड जो संचित लाभ होते हैं, मतलब जो हमने इकट्ठे करके प्रॉफिट या लॉसेस रखे होते हैं, उन प्रॉफिट लॉसेस को किस तरीके से हम बांटते हैं जब किसी पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, या वो पार्टनर क्या होता है, फर्म से सेवानिवृत्त होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर जा रहा होता है फर्म से, तो उसका जो भी अप टू द जो भी रिटायरिंग जो डेट होगी उसकी, जब जिस भी डेट को वो सेवानिवृत्त हो रहा होगा, उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस उसका हिस्से का बनेगा, वो हम उसको क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी कुछ हम प्रविष्टियां करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ जो कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर का उसके बारे में जानेंगे। तो यदि हम संचित लाभों तथा हानियों की बात करें, तो कभी कभी तुलन पत्र में संचित लाभों को सामान्य संचय, सामान्य कोष तथा संचित हानियों को लाभ तथा हानि खाते में जमा शेष के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब तुलन पत्र मतलब क्या, बैलेंस शीट। कि कई बार हम जो बैलेंस शीट में है उसमें हमारे जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड जिसको हम संचित लाभ या संचित हानि कहते हैं, वह हम शो करते हैं। अब जब हम उसको वहां पे शो करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी सेवानिवृत्त या मृत साझेदार होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके भाग का हिस्सा उसको दे देंगे। तो सेवानिवृत्त साझेदार अपने भाग के संचित लाभों का तथा संचित हानियां यदि कोई है का अधिकारी होगा, है ना। मतलब उसको राइट है कि वो जो भी लॉसेस या प्रॉफिट उसके रहते हुए फर्म ने करे, उस प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा वो भी क्या करे, शेयर करे। वो भी उसका हिस्सा भी इसको किसको मिले, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या जो पार्टनर जा रहा होगा। ये संचित लाभ या हानि सभी साझेदारों से संबंधित है तथा इनको सभी साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो अकेला जो पार्टनर जा रहा है वो तो है ही जिसके पास अधिकार है, मगर जो पुराने पार्टनर्स है जो उस फर्म को चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, उनको भी हम क्या करते हैं, पुराना जो लाभ अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड होता है, उसी में हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें कुछ रोजनामचा प्रविष्टियां जिसको हम जनरल एंट्रीज कहते हैं वो बनती है। सबसे पहले यदि संचित लाभ होंगे, मतलब एक्यूमुलेटेड क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे या संचित लाभ होंगे, तो यदि हम उसको हस्तांतरित करते हैं किसमें, संचय खाते पर, है ना, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, तो संचय खाता नाम, है ना, सभी साझेदार के पूंजी खाते से। मतलब हमारी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा हमारा, और वो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब साझेदार का जो पूंजी खाता होगा वहां पर। अब याद रखना है हमें कि ये जो हम बांटेंगे सभी साझेदारों को बांटेंगे, मगर जो इनका रेशियो होगा वो पुराना अनुपात होगा, ओल्ड रेशियो होगा। पुराने अनुपात में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब संचय का हस्तांतरण सभी साझेदार की पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, संचित हानियों के हस्तांतरण पर सभी साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और लाभ हानि खाता से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब यदि लॉसेस होंगे तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट होंगे तो हम प्रॉफिट लॉस करके जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी लाभ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, जो भी पार्टनर्स कैपिटल होगा, किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। मगर यदि यहाँ पर हानियां होंगी तो जो पार्टनर है, जो हमारा साझेदार है, उसका खाता क्या करेंगे, हम नाम करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे, और जो लाभ हानि खाता होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो साझेदार का पूंजी खाता, है ना, नाम टू लाभ या हानि खाता। मतलब हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। मतलब हानि के टाइम पे हम जो लॉस होगा उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो संचित हानियों का साझेदार के पूंजी खाते लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरण पुराने अभिलाभ अनुपात में करेंगे। मतलब ये जो बटेगा ये किस रेशियो में बटेगा, ये ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो यदि लाभ होता है तो लाभ क्या हो जाएगा, नाम डेबिट हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल का जो अकाउंट होगा, साझेदार का पूंजी जो खाता होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और यदि हानि होती है तो हानि के केस में जो पार्टनर या साझेदार का पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, वो डेबिट होगा, और जो लॉस अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट लॉस या लाभ या हानि खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री होती है किस केस में, जब हम संचित लाभ या हानि को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट
करते हैं। मगर अब जब हमने ये बात कर ली कि हम जो लाभ या हानि थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके साथ हमें एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, सिचुएशन आ सकती है, या ऐसे चीज आ सकती है कि जब साल के बीच में मध्य में कोई पार्टनर क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। तो जब साझेदार वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्त होता है, तब साल के बीच में मतलब यदि हम बात करें तो हम जो चलाते हैं अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से कब तक चलता है, 31 मार्च तक। अब बाई चांस हम ये माने कि 1 अक्टूबर जो डेट है, 1 अक्टूबर को कोई पार्टनर क्या हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए। तो जब वो 1 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होगा, रिटायर होगा, तो 1 अक्टूबर तक का जो भी लाभ हानि, जो भी उसका गुडविल का शेयर, ख्याति का हिस्सा जो भी होगा, वो उसको उसकी डेट तक मिलेगा। तो यदि सामान्यतः एक साझेदार की सेवानिवृत्ति लेखांकन वर्ष के अंत में ही होती है, जहां एक साझेदार लेखांकन वर्ष के बीच में सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है, मतलब बीच में यदि वो रिटायर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार की हिस्सेदारी स्वरूप पिछले लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक की हानि का अंश पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि है तो दे होगा। मतलब कब से, जो पहली डेट होगी 1 अप्रैल से जब स्टार्ट हुआ था, और जिस डेट को वो रिटायर होगा जो कि 1 अक्टूबर थी, उस तक में जितना भी उसका हिस्सेदारी लाभ में, हानि में, यदि उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, यदि आहरण पे हम उससे ब्याज क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो ये सारी उस अवधि के हिसाब से क्या होगी, चार्ज होगी। यहाँ मध्य अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की गणना मुख्य समस्या हो सकती है, जिससे पूर्वदत्त तुलन पत्र तिथि में लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक ज्ञात किया जाएगा। मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम कितने महीने की नहीं निकालेंगे, अगर वो 1 अप्रैल से अक्टूबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर जो हमारी डेट होगी, लगभग 6 मंथ के लिए जो भी उसका ब्याज होगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, आहरण पे ब्याज होगा, पूंजी पे ब्याज होगा, वो सब खाली 6 महीने के लिए ही उसका निकाल के हम उसका हिसाब और किताब जो भी रहेगा उसको सेटल करेंगे। यदि हम आगे बात करें, संक्षिप्त में ये कहा जाता है कि मध्य अवधि की सेवानिवृत्त साझेदार की लाभ प्रविष्टियां क्या होंगी, लाभ प्रविष्टियां होंगी। तो लाभ क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा, लाभ व हानि खाता क्या हो जाएगा, उन्चती खाता। उन्चती मतलब सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स या रिटायरिंग जो पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। तो जब साल के मध्य में अगर उसका कोई लाभ और हानि अनुपात होता है और वो साल के मध्य में दिया जाता है, तो हम एंट्री प्रविष्टियां जो होती है वो किस तरीके से करते हैं कि लाभ व हानि उन्चती खाता नाम टू सेवानिवृत्त साझेदार की पूंजी खाता। अब यदि इस पश्चात लाभ व हानि उन्चती खाते की राशि को लाभकारी साझेदार के पूंजी खातों में अधिलाभ अनुपात में हस्तांतरित कर बंद किया जाता है। मतलब जो भी अब शेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर अभिलाभ, मतलब जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, अभिलाभ अनुपात में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सेटल कर देंगे। तो रोजनामचा जो जनरल एंट्रीज होंगी वो कैसी होगी, जो कि लाभकारी खाता या साझेदार होगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लाभ और हानि उन्चती खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एंट्री देखें तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर मतलब अभिलाभ जो साझेदार है, टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो भी होगा हम उसको क्लोज कर देंगे, और रेशियो जो होगा वो अभिलाभ अनुपात में, जिसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं, उस गेनिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफर करके सेटल कर देंगे। वैकल्पिक रूप में हम डायरेक्ट एंट्री क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये जो प्रॉफिट लॉस है इसको ना लिख के और इसको ना लिख के सीधा जो हमारी एंट्री होगी वो जो भी अभिलाभ साझेदार होगा, गेनिंग पार्टनर होगा, उसको क्या कर दें, हम डेबिट कर दें, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री पास करके ये जो एडजस्टमेंट है, अगर साल के बीच में पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो भी लाभ हानि का अनुपात है या जो लाभ हानि बढ़ रहा है किसको, अभिलाभ साझेदार को, वो अभिलाभ अनुपात में, उसको हम इस तरीके से डायरेक्ट एंट्री पास करके कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अभिलाभ लाभकारी साझेदार पूंजी खाता, है ना, से सेवानिवृत्त साझेदार की पूंजी खाता, मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यदि हम आगे बात करें सेवानिवृत्त साझेदार की देय की राशि का निपटारा। अब जो देय राशि मतलब होता है क्या, कि देय राशि का मतलब होता है कि जब वो पार्टनर जा रहा होता है तब वो पार्टनर क्या करेगा, फर्म में कंटिन्यू नहीं करेगा, साझेदार फर्म में बना नहीं रहेगा। तो वो जब जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा फर्म का, जो भी कैपिटल उसने लगाया, पूंजी जो लगाई, उस पूंजी को वापस करेगा फर्म। दूसरा, उस पर जो ब्याज होगा उसको ब्याज देगा,
यदि उसने कोई तरीके का आहरण किया, ड्राइंग करी होगी, तो उस पर ब्याज फर्म क्या करेगा, चार्ज करेगा। ख्याति में उसका अगर कोई हिस्सा है तो वो देगा। इसके बाद यदि कोई लाभ या हानि हमारे पास है, मतलब रिजर्व्स या प्रॉफिट लॉस वगैरह है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर सेवानिवृत्त होगा उसको उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जाने वाले साझेदार के खाते का निपटारा साझेदारी समझौते में दी गई शर्तों के अनुसार, जैसे कि एक मुश्त भुगतान। अब जो तरीका है उसमें क्या है, सबसे पहला वन टाइम आप पेमेंट कर दो, एक ही बार में एक मुश्त पेमेंट करके उसका अकाउंट पूरा क्या कर दो, सेटल कर दो। दूसरा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उसके ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट, मतलब ब्याज भी लगाओ और मतलब ब्याज उसको देते हुए कुछ इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में क्या करो, आप उसको पैसा दे दो। तो ब्याज सहित या ब्याज रहित जैसे भी स्वीकृत हो विभिन्न किस्तों द्वारा विभिन्न अंतरालों में भुगतान, या कुछ भुगतान नगद में तुरंत और कुछ किस्तों द्वारा जैसे भी सेवा स्वीकृत हो किया जाता है। मतलब कुछ हम क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट करके एक बार में पूरा खत्म कर दो उसका हिसाब किताब। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, कुछ पैसा उसको कैश दे दो और बाकी उसका जो भी लोन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दो, किस्तों में दे दो, इंस्टॉलमेंट में दे दो। और तीसरा तरीका है कि डायरेक्टली उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके ब्याज के साथ कुछ किस्त बना दे, जिसको हम समय समय पर ब्याज देते हुए किस्तों के साथ वापस उस जो सेवानिवृत्त पार्टनर है उसको दे दे। तो किसी साझेदार समझौते के अभाव में भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 की धारा 37 लागू होगी, जो कि यह तय करता है कि जाने वाले साझेदार के पास एक विकल्प होगा जिसके अनुसार वह या तो 6 प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक, या इस प्रकार लाभ का भाग जो उसने अपनी पूंजी से उपार्जित किया है पूंजी अनुपात आधारित प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मतलब जब तक वो फर्म में रिटायर हो रहा है उसको 6% का ब्याज के साथ भुगतान करा जाएगा। इसलिए सेवानिवृत्त, क्योंकि सिंपल है, जब भी हमारे बीच में कोई तरीके का एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का हमारे बीच में क्या नहीं है, रेशियो नहीं है, तो हमेशा आपको याद रखना है, एक तो पहला इक्वल आप जो भी लाभ हानि होगा उसको बांटेंगे। दूसरा, जो ब्याज होगा उस ब्याज पे 6% प्रतिवर्ष क्या लगाना है, हमें ब्याज लगाना रहेगा। तो इसलिए सेवानिवृत्त साझेदार को कुल देय राशि का निर्धारण, जो कि सभी समायोजन करने के पश्चात किया जाता है, का भुगतान तुरंत किया जाएगा। मतलब पहले जब आप पूरा अकाउंट सेटल कर दोगे, सारी चीजें उसको दे दोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि अब हम उसको वन टाइम पेमेंट करें या लोन के साथ या इंटरेस्ट के साथ, किस तरीके से उसकी पेमेंट करनी है। यदि फर्म तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो इस स्थिति में क्या करेगा, सेवानिवृत्त साझेदार को देय कुल राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर देगा। कहाँ, उसके लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही राशि का भुगतान किया जाएगा, यह उसके नाम किया जाएगा, किसके नाम, जो सेवानिवृत्त खाता है ना। तो कुछ प्रविष्टियां इसकी, क्या प्रविष्टियां, सबसे पहला, जब पूर्ण भुगतान होगा तो सिंपल रोकड़ या जो कैश होगा वो हमारे पास से जाएगा, किसके पास जाएगा, जो सेवानिवृत्त खाता होगा, तो उसका जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब नाम हो जाएगा, और रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना, जमा हो जाएगा। तो यदि एक बार में ही पेमेंट हो जाएगी तो हमारी जो प्रविष्टि होगी, जनरल एंट्री होगी, वो क्या हो जाएगी, सेवानिवृत्त साझेदार का पूंजी खाता, नाम टू रोकड़ या बैंक जो खाता। जब सेवानिवृत्त साझेदार की समस्त क्या हो जाएगी, जब सेवानिवृत्त साझेदार की समस्त राशि का ऋण मान लिया जाता है, ऋण मतलब लोन, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका पैसा बचा होगा उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेवानिवृत्त साझेदार का पूंजी खाता, नाम, है ना, से सेवानिवृत्त साझेदार का ऋण खाते जमा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और जो लोन अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब सेवानिवृत्त साझेदार को आंशिक रूप में रोकड़, आंशिक रूप में मतलब कुछ पैसा काय में दे दिया, कैश में दे दिया, और कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो यदि ऐसा होगा तो सेवानिवृत्त साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा, नाम होगा, जो भी टोटल वैल्यू होगी, और उसका जितना पार्ट वो कैश में देगा तो हम उसको रोकड़ या बैंक खाते के से क्या कर देंगे, नाम जमा कर देंगे, और बाकी जो होगा उसको हस्तांतरित कर देंगे, कहाँ पर, बाकी को सेवानिवृत्त साझेदार के ऋण खाते में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, सेवानिवृत्त जो साझेदार है, उसका भुगतान करते हैं जब क्या होता है, वो फर्म से सेवानिवृत्ति ले लेता है। तो पहला तरीका है एक मुश्त, मतलब एक बार में ही पूरा पैसा दे दो उसको। दूसरा तरीका है उसके ऋण खाते में ट्रांसफर करके, और तीसरे तरीके में हम कुछ उसके रोकड़ खाते के थ्रू पेमेंट करते हैं, कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, और कुछ जो बचता है वो हम किसके थ्रू पेमेंट करते हैं, वह हम उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देते हैं।
यदि हम आगे बढ़े तो जब ऋण खाते का निपटारा किस्तों की मूल राशि में ब्याज सहित भुगतान किया जाता है, तो क्या करेंगे हम, जो भी ऋण पर ब्याज जो लगा होगा, तो सबसे पहला ब्याज खाता मतलब इंटरेस्ट जो आप दे रहे होगे वो डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? नाम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका खर्चा है, ये आपका क्या है, नुकसान है। और कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? जो भी उसके ऋण खाते में, मतलब पहले आप उस पर जो ब्याज लगा रहे हो, उसकी जो राशि जो आपको भुगतान करनी है, उस पर जो ब्याज दे रहे हो, वो आप उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दोगे। और जब आप किस्त का भुगतान करोगे तो साझेदार जो होगा उसका ऋण खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और जो रोकड़ खाता है, क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो आपका रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास से रोकड़ क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। तो हमारी जो एंट्री होगी वो जाएगी सेवानिवृत्त साझेदार के ऋण खाता, नाम से, रोकड़ या बैंक खाते से। तो ये हमारी प्रविष्टियां थी, एंट्री थी। अब पूंजी का समायोजन का मतलब क्या होता है कि जब साझेदार की मृत्यु होती है, फिर सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो जो समय से साझेदार पूंजी का समायोजन अपने लाभ अनुपात में कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि कुछ अन्य सूचना ना हो तो शेष साझेदार के शेषों का योग नई फर्म की कुल पूंजी होगी। मतलब इसको हम बोलते हैं क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कर रहे हो। क्यों एडजस्ट कर रहे हो? ताकि आप आने वाले जो फर्म को चला रहे होगे, आप ये चाहते हो कि अब हमारा जो पूंजी है, पूंजी खाता जो है या जो कैपिटल अकाउंट है, वो एक फिक्स क्या प्रोपोर्शन में या एक फिक्स रेशियो में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, या एक फिक्स रेशियो में हमारा जो पूंजी खाता है वो बन जाए, बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमारा एडजस्टमेंट होते हैं कैपिटल में, उसको हमें करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पूंजी का समायोजन। तो तब शेष साझेदार की नई पूंजी का निर्धारण करने के लिए फर्म की कुल पूंजी का शेष साझेदार में नए लाभ अनुपात में अनुसार बांटा जाएगा तथा पूंजी से अधिक या कमी साझेदार के व्यक्तिक खाते के ज्ञात में किया जाएगा। इस प्रकार में अधिकाय या कभी साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर जैसी भी स्थिति होगी द्वारा समायोजित की जाएगी। उपरोक्त स्थिति में निम्न रोजनांचा प्रविष्टियां अभिलेखित है। मतलब यदि हम बात करें कि किस तरीके से, जैसे हम बात करें ए, है ना, बी और सी। अब ये जो ए, बी और सी है, तो बाई चांस सी चला गया, ए का जो कैपिटल है वो बाई चांस 50,000 है और बी का जो कैपिटल है वो कितना है? 30,000 है पूंजी खाते में, और हमने इसको 40,000 की पेमेंट करके भेज दिया। मगर आने वाले जो फर्म है, अब वो कौन कंटिन्यू करेगा? वो ए और बी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो सी है ये क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है। मगर अब ये ए और जो बी है वो ये चाहते हैं कि जो उनका अनुपात है, काय का अनुपात है, रेशियो जो है काय का कैपिटल का, वो इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब है 1:1 हो जाए। तो इस केस में हमें करना क्या है? इस केस में हमें ये करना है कि ए और बी की जो भी पूंजी होगी उनको हम जोड़ेंगे, जैसे 50,000 और 30,000। तो 50,000 30,000 यदि इनकी वैल्यू आ रही है तो टोटल आ गया 80। अब इस 80 को हम बांट देंगे 1/1 रेशियो में। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी चीजें माइनस प्लस करने के बाद जब हम इसको 1:1 में बांटेंगे तो हमें पता चला ए का जो पूंजी होनी चाहिए थी 40 होनी चाहिए थी, और बी की जो होनी चाहिए थी वो 40 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अभी जो ए का खाते में जा रहा है वो 50 जा रहा है। इसका मतलब है ए को 50,000 का बैलेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए है ये निकाल लेगा कितने? 10,000। और क्योंकि बी का जो खाता है वो कितने का बैलेंस शो कर रहा है? 30,000 का। अब वो चाहता क्या है, उसका बैलेंस जो आगे जाके चल के हो वो कितना हो जाए? 40,000। तो ये जो बी होगा ये 10,000 फर्म में लेके आएगा। तो इसी की जो जनरल एंट्रीज है वो हमें समझनी है। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। तो आधिक्य राशि, आधिक्य राशि मतलब जैसे अभी हमने बात करी थी कि यदि 50,000 उसके पास कैपिटल है और वो चाहता है कि 40 हो जाए, तो आधिक्य राशि कितनी हो गई? 10,000। अब वो 10,000 को साझेदार का पूंजी खाता क्या कर देगा? नाम कर देगा, डेबिट कर देगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। और वो रोकड़ खाता मतलब वो जितना उसका 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा रखा है, जो नहीं चाहता वो आगे उसके कैपिटल में ऐड रहे या उसके कैपिटल में शो हो, तो वो क्या करेगा? उसको निकाल लेगा। तो हमारी जो प्रविष्टि हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी साझेदार का पूंजी खाता मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रोकड़ या बैंक खाता मतलब कैश या बैंक अकाउंट। मगर इसी तरीके से जब हमने बी के केस में देखा कि बी चाहता है कि उसकी जो कैपिटल है वो 40 हो जाए, मगर उसकी जो कैपिटल है एक्चुअल में वो 30,000 है, तो इसका मतलब है उस पर 10,000 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो साझेदार क्या करेगा? पूंजी के लिए राशि लेके आएगा। जब राशि लाएगा तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और जो साझेदार का पूंजी खाता है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जब लाएगा तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, नाम होगा, और जब लेके जाएगा तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जो हम एंट्री पास करते हैं काय के लिए? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए।
तो ये हमारा कहीं ना कहीं रिटायरमेंट एक जो चैप्टर था सेवानिवृत्ति, जिसको आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्टेप में इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अभिलाभ खाता, अभिलाभ जो रेशियो होता है, गेनिंग जो रेशियो होता है, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, साथ ही गेनिंग रेशियो क्यों जरूरी है और कैसे हम उसकी प्रविष्टियां जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसको करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पूर्ण मूल्यांकन जो खाता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट था, उसको हम किस तरीके से बना रहे थे ताकि जो पार्टनर्स हैं उसके जाने के टाइम पे जो भी हमारे एसेट और लाइबिलिटीज हैं, मतलब जो भी हमारी संपत्तियां और दायित्व हैं, उनका पूर्ण मूल्यांकन हम करके जो भी उससे लाभ हानि अर्जित हुआ है वो आपस में सारे पार्टनर्स के बीच में बांट सके। साथ ही साथ हमने देखा कि पूंजी खाता किस तरीके से बनाया जाता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, जो पार्टनर सेवानिवृत्त हो रहा होता है, और साथ ही साथ जब हम उस सेवानिवृत्त पार्टनर की जो पेमेंट करते हैं फाइनल किस तरीके से करते हैं। तो हमने देखा एक मुश्त में भी करते हैं या उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, या दोनों ही ऑप्शन होता है। कुछ को हम कैश में दे देते हैं, रोकड़ में दे देते हैं, और बाकी जो बचता है उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। और लास्ट में हमने एक टॉपिक देखा जिसमें हमने पूंजी का समायोजन पढ़ा, मतलब आने वाले समय में पार्टनर ये चाहते हैं कि उनका जो आगे फर्म में कैपिटल कंटिन्यू रहे वो किसी एक रेशियो में या किसी एक प्रपोर्शन में रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके सबके पूंजी खाते को जोड़ लेते हैं और उसको जो भी उसका लाभ अनुपात हानि अनुपात होता है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट कर देते हैं। तो चाहे साझेदार फर्म से चला ही जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, मगर फर्म कहीं ना कहीं क्या होती है, कंटिन्यू करती है। तो हमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग भी उसी तरीके से प्रॉपर करने की जरूरत है, भले कोई पार्टनर आ रहा हो चाहे जा रहा हो, क्योंकि जो व्यापार है वो हमेशा ही क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।